आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने ना CGPSC के पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाया है। तो बताना है आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाइएगा। तो पहला कथन दिया हुआ है, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। जी हाँ, बिल्कुल सही, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है, पिता की सत्ता चलती है। दूसरा कथन है, जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है। गण चिन्ह, ये भी बिल्कुल सही है। गण चिन्ह इनका जो जाति होता है उनका एक स्पेशल होता है, गण चिन्ह जिसको बोलते हैं। उसके बाद है, जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता बोला जाता है ना, तो कुछ कुछ वैसे ही बस छत्तीसगढ़ के जनजातियों में भी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद दिया हुआ है, जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बोले कि भाई जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, तो मात्र सत्तात्मक कैसे हो सकता है? तो ये आपका गलत है, क्योंकि अगर या तो पितृसत्तात्मक हो सकता है या मात्र सत्तात्मक हो सकता है। तो अगर छत्तीसगढ़ की जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है तो मात्र सत्तात्मक वाला पॉइंट तो अपने आप ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में विलय के लिए छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से सबसे पहले स्वीकृति देने वाला रियासत कौन सा? ये क्या हो गया? हाँ, अच्छा, ये ना रियासत होना था, ये माफ़ी चाहूँगा। तो आपको बताना है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय भारत में जितने भी देशी रियासत थे, लगभग 560 के करीब देशी रियासत थे। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 हुआ करते थे। तो इन 14 देशी रियासतों का भी जो है भारत संघ में विलय होना था। तो सबसे पहली स्वीकृति किसने दी थी कि भाई हम जो हैं भारत संघ में विलय के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले स्वीकृति किस रियासत द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो खैरागढ़ रियासत है ना, इसी ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी। खैरागढ़ जो आज के समय में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, तो इसने ही सबसे पहले स्वीकृति दी कि हाँ, हम जो है भारत सरकार में विलय करने को तैयार हैं। लेकिन विलय किस रियासत का सबसे पहले हुआ था? तो वो था रायगढ़। अगर आपसे ये पूछे ना कि किस रियासत का सबसे पहले विलय हुआ, तो वो रायगढ़ था। लेकिन स्वीकृति देने वाला पहला रियासत खैरागढ़ था। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। स्वीकृति इसने दी कि हम जो है तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले विलय हुआ रायगढ़ का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास के लिए कौन कार्यरत है? तो बताइए आप लोग कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योगों के विकास के लिए कौन कार्यरत है? कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर। क्या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, या फिर राजस्व मंत्रालय, गृह मंत्रालय? भाई गृह मंत्रालय ये सब कहाँ, ये नहीं करता है। कौन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसको बोला जाता है CSIDC। CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो इसके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के उद्योग हैं, छोटे उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, तो इनके विकास के लिए कार्य करता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या सही नहीं है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला दिया हुआ है, कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। तो बिल्कुल सही है, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर खाद्यान्न किस्म के फसल उत्पादित किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है या फिर जूट का उत्पादन होता है। अधिकतर खाद्यान्न जो धान हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो खाद्यान्न फसलें अधिक उत्पादित की जाती है। तो कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। इसका क्या मतलब है भाई? बोल रहा है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की कृषि है वो आजीविका प्रधान है। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है कि जो किसान है ना, उसके पास कोई बहुत बड़ा बड़ा खेत नहीं है, छोटा छोटा खेत है, और उसमें वो जो भी फसल उत्पादित करता है ना, उसमें से अधिकतर भाग वो खुद अपने लिए रखता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो इसी को बोला जाएगा कि कृषि आजीविका प्रधान है, मतलब कृषि जो है जीवन यापन करने के उद्देश्य से है। बाकी जिसके पास बड़ा सा खेत है, बहुत सारा खेत है, तो भाई वो तो व्यापार के लिए करेगा, बहुत सारा अनाज उत्पादन करेगा, बेचेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है आजीविका प्रधान है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद देखिएगा राज्य का अधिकांश जनाभार कृषि पर है, बिल्कुल सही है ये भी। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है, अधिकतर आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है, बिल्कुल सही है ये भी, छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, क्योंकि आबादी भी अच्छी खासी है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो खेत का जो आकार है, मतलब एक एक, मतलब ऐसा नहीं कि खेत का आकार नहीं, एक एक किसान के पास कितना खेत है उस हिसाब से, तो छोटे छोटे खेतों में बटा हुआ है। अगला बोल रहा है प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। तो नहीं भैया, हमारे यहाँ भले हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक नहीं है। ध्यान रखना, धान का कटोरा किस लिए बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला जो भाग है ना, जिसको हम लोग महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, वही कहलाता है धान का कटोरा। क्योंकि उसके चारों तरफ अगर आप लोग देखोगे तो उत्तर में सरगुजा का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, दक्षिण में बस्तर का पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहीं जो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उस तरफ भी थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां हैं। जैसे कि पश्चिम में आप लोग देखेंगे तो मैकल पर्वत श्रृंखला, तो वैसे ही थोड़ी जो है पश्चिम की तरफ भी है। तो बीच में जो मैदानी भाग बचता है, थोड़ा सा निचला भाग, तो वो कटोरे के आकार का है, जहां पर धान का उत्पादन ठीक ठाक होता है। इसी कारण उस क्षेत्र को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन धान का कटोरा होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो है धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक नहीं है। तो यही आपका जो है आंसर होगा, यही कथन गलत है। ये क्वेश्चन भी शायद ना मैंने पीएससी के एग्जाम से ही उठाया है, शायद पीएससी के पुराने पेपर से। अगला क्वेश्चन है कोडार परियोजना किस जिले में स्थित है? कोडार परियोजना, तो कोडार परियोजना कोडार नदी पर स्थित है। कोडार परियोजना कहाँ पर स्थित है? कोडार नदी पर स्थित है। और इस परियोजना को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कोडार नदी है, ये सूखा नदी की सहायक नदी है। और सूखा नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। तो ये किस जिले में स्थित है? तो भाई महासमुंद में स्थित है। कहाँ? महासमुंद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए हैं। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं वो आप लोगों को बताना है। तो ये जो श्री राम कथा है, श्री कृष्ण कथा है, श्री महाभारत कथा, ये तीनों तो महाकाव्य हैं, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है महाभारत चक्रव्यूह। ये तीनों जो है महाकाव्य हैं और इनके लेखक हैं श्री प्रणयन जी। प्रणयन, ये नाम है श्री प्रणयन जी, इन्होंने जो है इसको लिखा है। तो ध्यान रखेंगे ये तीन ही महाकाव्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी में लिखा गया महाकाव्य तीन ही हैं, इनके नाम याद रख लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, कूट में देख लीजिएगा, 1 2 3, ये आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कमेंट करके कि कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। तो देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो झारखंड से लगा हुआ है। जसपुर और बलरामपुर, ये 2 जिले जो हैं झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं। तो इस तरफ कौन सी नदी प्रवाहित होती है उसके हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखिएगा जो कन्हार नदी है, यही जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अच्छा, ये 2 बार हो गया, माफ़ी चाहूँगा। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे
अच्छा, पर्वत भी 2 बार हो गया ना। अच्छा, ये कुछ इस तरह से होना था, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंचा है, ये होना था, बस ये नहीं होना था। तो आपको बताना है नीचे जो 4 पर्वत चोटियां दी हुई है ना, तो इनमें से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन सबसे ऊंचा है। चलिए बताते हैं हम। तो जो बदरगढ़ है ना, ये 1176 मीटर है। कितना? 1176 मीटर लगभग। उसके बाद जो देवगढ़ है, ये 1033 मीटर है, 1033। उसके बाद जो नंदीराज है, ये 1210। उसके बाद जो मैनपाट है, ये 1152। तो देख लीजिए आपका क्या आंसर सही होगा, नंदीराज 1210। तो ये जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इन चारों में। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गौरलाटा, जो कि बलरामपुर जिले के सामरी पाट प्रदेश में है ना, गौरलाटा पर्वत चोटी। तो ये सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। इसकी हाइट कितनी है, तो लगभग 1225 मीटर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये चारों पर्वत चोटियां किन किन जिलों में हैं, ये आप लोग बताइएगा, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे? बड़ा आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। जल्दी से आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ये जो हैं छत्तीसगढ़ के नाचा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस प्रकार के वन का है? वैसे तो देखा जाए साल का सबसे ज्यादा है साल वन, लेकिन यहाँ पर मिश्रित भी दिया हुआ है जो कि साल वन से भी अधिक है। मिश्रित मतलब क्या? ऐसा वन जहां पर एक से अधिक किस्म के वृक्ष हों, उस जंगल को बोला जाएगा मिश्रित वन। वहीं काफी सारे जंगल ऐसे होते हैं जहां पर केवल और केवल दूर दूर तक साल के ही वृक्ष होंगे, दूर दूर तक सागौन के वृक्ष होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? साल के वृक्ष कहलाएंगे, वो सागौन के वृक्ष कहलाएंगे। और जहां पर सभी प्रकार के वृक्ष होंगे मिश्रित, तो उसको मिश्रित वन कहेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिश्रित जंगल ये जो है सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पर मिश्रित नहीं होता तब आपका साल जो है सही हो जाता। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।